हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमने एक डेंसर मीडियम अज्यूम करके रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और दूसरा आपके पास रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम में हमने एक लाइट सोर्स को प्लेस करके रखा है। अब देखिए बेटा, लाइट सोर्स से रेज इस तरह से फॉल करेंगी और रेयरर मीडियम में जाएंगी। ठीक है, कुछ एक लाइट रेज जो होंगी वो स्मॉलर एंगल पर फॉल कर रही होंगी, जबकि कुछ एक लाइट रेज जो होंगी वो लार्जर एंगल पर फॉल कर रही होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप किया। ठीक, इस पॉइंट पर यहाँ पे ये मैंने नॉर्मल्स बनाए। ठीक, अब देखो बच्चे, जो लाइट रेज इस तरह से डायरेक्टली फॉल करेंगी यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, लाइट आपकी अनडेविएटली पास हो जाएगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर लाइट रे जो है वो किसी एंगल पर फॉल कर रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए यहाँ पर आए है। रे जो है रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इसीलिए रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी और इस तरह से लाइट रे डेविएट कर जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अब इस केस में फिर से लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, इसीलिए रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट रे जो होगी वो इस तरह से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चले जाएगी। ठीक, अब इस पॉइंट पे मान लीजिए फिर से अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो मान लीजिए इस तरह से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई थी और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मान लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आए, ऐसे एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, यहाँ पे I इज ग्रेटर देन आई सी। तो इस केस में जो रे ऑफ लाइट होगी वो बाहर नहीं जाने वाली, जो आपकी रे होगी वो सेम मीडियम में इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है क्योंकि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे जो होगी वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी और इस फिनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है। जो लाइट रे होना चाहिए वो आपका जो सोर्स होना चाहिए वो डेंसर में होना चाहिए, जो लाइट रे होगी वो डेंसर टू रेयरर की तरफ जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री के इक्वल आए। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम का अंडर द रूट 2 के इक्वल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज अंडर द रूट 2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास मान लीजिए 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, एक मीडियम है आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास रूट 2 दे रखा है और हमने एक रे को इंसिडेंट करवाया है 60 डिग्री के एंगल पर। आपने बताना है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अदर मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ जो भी आपके पास सेकेंड एंगल है 90। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपके पास एयर है तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल ले सकते हो। सो म्यू इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 90 आपके पास 1 होता है, देयरफॉर साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। ठीक है, तो इतना आपका क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, अगर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है,
अब आपके पास क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 के इक्वल दे रखी है, राइट? तो हमें पता है कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है? 1/√2 इट मीन्स आई सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/√2 के इक्वल होती है। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री, यानी कि अगर इंसिडेंट रे को 45 डिग्री पर इंसिडेंट करवाया जाए तो लाइट रे आपकी इस तरह से प्लेन, इस तरह से सरफेस से होके जाएगी। लेकिन आई सी कितना है आपके पास? 45 डिग्री। लेकिन अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। हम लाइट रे को 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, यानी कि जो हमारा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि 45 पर हमारा क्रिटिकल एंगल था, लेकिन जो हमारी रे थी, हमने जो एंगल दे के रखा था वो 60 डिग्री के इक्वल था। इसका मतलब जो हमारी लाइट रे होगी वो सेम मीडियम पर बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के इक्वल दे रखा है। ठीक, आपके पास डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 2 के इक्वल दे रखा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका मान लीजिए 45 डिग्री। तो आपने बताना है कि क्या इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी है या नहीं होनी है। फिर से हम कंडीशन देखेंगे। वी नो दैट साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। सो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ इज 2। इट इम्प्लाइज आई सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यानी कि क्रिटिकल एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है। यानी कि अगर हम इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री के इक्वल रखते हैं, ये मान लीजिए आपके पास डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री के इक्वल रखते हैं तो जो एमर्जेंट रे होगी वो इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। लेकिन इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपने पास 45 डिग्री। 45 डिग्री है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री के इक्वल है, यानी कि लाइट रे हमारी सेम मीडियम पर बाउंस बैक हो जाएगी, यानी कि इस केस में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, जर्नल से क्वेश्चंस हैं, राइट? तो मान लीजिए बेटा आपके पास इस तरह से एक प्रिज्म गिवन है। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म का एक एंगल आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है, दूसरा एंगल आपके पास 45 के इक्वल है, और यहाँ पे भी एंगल आपके पास 45 डिग्री के इक्वल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 2। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 2 के इक्वल दे रखा है। एक इंसिडेंट रे इस तरह से फॉल कर रही है फर्स्ट सरफेस पर। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम नॉर्मल अगर बनाते हैं तो नॉर्मल इस तरह से बनेगा। ठीक, अब जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के साथ एंटर हो रही है। ये अगर आपके पास कोई मिरर है, ये आपके पास नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट इस तरह से फॉल करेगी तो कुछ ना कुछ एंगल इसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ बना रही है। लेकिन रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के साथ ही इस तरह से फॉल कर रही है, इस तरह से फॉल कर रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास 0। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 0 है। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके पास 0 होने वाला है। यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ का यूज करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यानी कि इस तरह से जो लाइट रे होगी वो स्ट्रेट पाथ में इस तरह से फॉल करेगी, और इस सरफेस पर आकर अ, देखते हैं अब क्या होता है, बाउंस बैक करती है या फिर रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस सरफेस पर ये फॉल हो रही है और मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप कर दिया है। अब देखो बच्चे, ये 90 है यानी कि ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये 45, तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी 45 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रहने वाला है। अब देखो ये टोटल एंगल, ये पूरा एंगल आपके पास 90 के इक्वल होगा, ये 45 है तो ये एंगल आपके पास 45 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो रे इंसिडेंट कर रही है ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट कर रही है इस नॉर्मल के साथ। ठीक,
अब देखो, जो मैंने आपको बताया है कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, ठीक है, एंड साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू, म्यू आपके पास 2 है, यानी कि क्रिटिकल एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, 30 डिग्री के इक्वल है, और जो हमारी रे इंसिडेंट हो रही है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे आपकी दूसरे मीडियम पर नहीं जाने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। सिंस सिंस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देयरफॉर हमारी जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें रिफ्लेक्शन के लॉस का यूज करना होगा। अब रिफ्लेक्शन के लॉस के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जिस एंगल पर ये फॉल कर रही है सेम एंगल पर ये इस तरह से बाउंस बैक होगी, तो ये एंगल भी आपका कितना आएगा, 45 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जो हमारी लाइट रे है वो इस सरफेस पर पहुंच गई, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा नॉर्मल। अब देखो, ये पूरा एंगल आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है, इसमें से ये आपका 45 के इक्वल है, यानी कि रिमेनिंग एंगल भी आपका 45 डिग्री के इक्वल होगा। ये आपका 90 के इक्वल है, 90 45, यानी कि ये एंगल भी आपका 45 डिग्री के इक्वल होगा। अब नॉर्मल जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी कि ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये भी आपके पास 45 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इस फेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री के इक्वल है, जबकि इंसिडेंट एंगल इज अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होने वाली, ये इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन हो रही है यानी कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करना होगा। जिस एंगल पर रे हमारी फॉल कर रही है उसी एंगल पर रे हमारी बाउंस बैक हो जाएगी। तो 45 पर ये इंसिडेंट हो रही थी और 45 पर ही ये बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रे पहुंच गई है। अब देखो बेटा, इस सरफेस पर दोबारा से हम एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल के साथ यहाँ पे देखना ना 45 है, ये पूरा 90 है, तो ये भी आपके पास 45 के इक्वल होगा, ठीक है। 45 45 यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री। तो जो हमारी एमर्जिंग रे होगी, एमर्जिंग रे बिल्कुल नॉर्मल के साथ इस तरह से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो एमर्जेंट जो एंगल है, एमर्जिंग जो रे है वो इस तरह से साथ जाएगी और एंगल ऑफ एमर्जेंस अपने पास 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रे एंटर करी, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर गई, दोबारा से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा से हमारी लाइट रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से एमर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम इस पे बेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें एंगल अपने पास 60 डिग्री के इक्वल दे रखा है, जबकि दूसरा एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे आपके पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर इस तरह से एक रे फॉल कर रही है परपेंडिकुलरली, ऐसे इस तरह से रे इंसिडेंट हो रही है। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज 2, ओनली 2, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, लाइट रे हमारी सीधी सीधी फॉल करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल होगा दैट विल बी 30, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। अब लाइट रे हमारी इस तरह से इंसिडेंट हो रही है और ये आपके पास सरफेस है, सरफेस के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर की फॉर्मेशन इस तरह से होगी, ये हमारा नॉर्मल बना, ठीक है। अब नॉर्मल जो होता है सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है, जबकि ये एंगल आपके पास 30 डिग्री के इक्वल है, यानी कि जो रिमेनिंग एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है।
तो यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आई आपके पास आ गया 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब ये रे क्या बाहर चली जाएगी या फिर दोबारा से अंदर रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये पता चलेगा हमें कंडीशन से। तो हमें पता है दैट साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ and sin IC is equals to mu. Mu is 2. It implies IC is equals to 45 डिग्री, नो 45 नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 1/30 डिग्री के इक्वल होगा तो लाइट रे जो होनी चाहिए वो हमारी इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा रिफ्लेक्शन होगा यानी कि जिस एंगल पर ये फॉल कर रही है सेम एंगल पर ये बाउंस बैक होगी। तो 60 डिग्री पर ये फॉल कर रही है यानी कि 60 डिग्री पर ही ये बाउंस बैक होगी। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये टोटल एंगल आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है, राइट। ये 90 है, ये 60 है, यानी कि ये आ गया आपका 30 डिग्री के इक्वल। 30 है तो इस ट्राइंगल से ये 30 तो ये एंगल आ गया 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब ये रे इस फेज पर इस तरह से एंटर हो रही है, तो यहाँ पे फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉप करूंगी। नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री और ये पूरा एंगल है 120 डिग्री के इक्वल, यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री के इक्वल। अब देखो क्रिटिकल एंगल आपके पास 30 डिग्री है, यानी कि क्रिटिकल एंगल पर अगर रे फॉल कर रही है तो जो रे होगी वो इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर ग्रेज कर जाएगी, इसे कहा जाता है ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा आपका वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपके पास ये एमर्जिंग रे है और जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है इस केस में वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास एक लाइट रे थी जो इस तरह से फॉल करी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन था क्रिटिकल एंगल के, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, सेकेंड केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, इसीलिए जो रे थी वो 90 डिग्री पर एमर्ज करेगी। ठीक है, तो इस केस में एमर्जिंग एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, so this is all about the total internal reflection. Thank you.